नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और आज इस बात पे चर्चा की जाएगी, ये समझने की कोशिश की जाएगी कि 9 साल पूरे हो गए सरकार के और सरकार ने बाकायदा अपना एक रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया और बहुत सारी योजनाओं का खुलासा किया, लोगों के सामने रखा ही सरकार ने पिछले 9 सालों में क्या क्या किया। और आसन्न चुनाव 2024 है लोकसभा के, तो उससे पहले ये चीज़ सरकार की ओर से रखी गई है। तो कई सारे बड़े काम सामाजिक आर्थिक तौर पे सरकार की तरफ से गिनाए गए, जिसमें कुछ जैसे 9 साल में 9 बड़े फैसले हैं कि पीएम आवास योजना की, जीएसटी किया, आयुष्मान भारत, आर्टिकल 370, राम मंदिर, कोरोना का, तमाम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी, सोशल फ्रंट पे भी सरकार की ओर से की गई, जिसकी डिटेल जानकारी है। लेकिन विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने बाकायदा इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 सवाल 9 साल पे खड़े किए, जिसमें उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, विपक्ष को टारगेट करना, महिलाओं को सम्मान नहीं मिलना, ऐसे बहुत सारे सवाल उन्होंने खड़े किए। आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल जो सरकार दावा कर रही है उसमें कितना काम हुआ है और जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उसमें कितना दम है। इन्हीं पे हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है परिचय कराता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल है, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं, साथ ही सत्य हिंदी फाउंडर आशुतोष जी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सब लोगों का सर बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं चर्चा बढ़िया होगी आज, लेकिन कोशिश करिएगा कि थोड़ा छोटे छोटे रखिएगा जिससे ज़्यादा इंटरेक्टिव हम बना सकें। जफर इस्लाम जी, सरकार ने अपने बहुत सारे काम गिना, बाकायदा एक बहुत मोटी सी एक बुकलेट जारी की जिसमें बहुत सारे इरादे रखे गए हैं, काम किए गए हैं, जिसमें आपने बताया कि आपने क्या क्या किया। लेकिन विपक्ष बहुत तीखे हमले कर रहा है कि सरकार ने जो कुछ भी किया है वो आई वॉश है। पहला कमेंट आपका, फिर सुजाता जी से काउंटर लेते हैं। आई वॉश किसको कहते हैं? जो काम का खुलासा हो, किसी बात का खुलासा हो और उसमें दम नहीं हो। आप जो बेनिफिशियरीज इस देश के, जो वेलफेयर स्कीम 315 वेलफेयर स्कीम से जो इतने सारे जो वेलफेयर स्कीम से लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, वो लाभार्थियों से पूछिए ना, उनकी ज़िंदगी में कैसे चेंज आए हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ। इस देश में बराबर नारा था बिजली, पानी, सड़क, लेकिन वो नारा ही रह गया। वो 9 साल कहने के लिए 9 साल है, हकीकत में आपको ये पता है कि 3 साल तो ऐसे ही वॉश आउट हो गया था, इसलिए कि कोविड के समय में बहुत कम नहीं, यूक्रेन वॉर, कोविड से निकले तो फर्स्ट फेज, सेकंड वेव, थर्ड वेव, एंड देन यूक्रेन एंड रशिया क्राइसिस, ऑल दिस के सब निकालते हुए 3 साल निकल गए। 6 साल में जो हमने काम किया है उसको आप अगर उसका सही से जायजा लीजिए तो पाथ ब्रेकिंग काम है। आप देखिए ना, आप टॉयलेट का देखिए, लोगों को 139% था 2014 तक रूरल एरिया में, आज 70 सालों में 39%, अभी 100% है। आप ज़रा देख लीजिए पानी का, नल से जल, ये जो हमारे जो सेपरेट मिनिस्ट्री बनी है और घर घर तक हम नल से जल पहुंचा रहे हैं, किसकी सुविधा है? अगर हम गैस कनेक्शन देते हैं, वो किसको सुविधा है? आम आदमी आंसू टपकता रहता था, महिलाओं का कैसे जलाती थे चूल्हा, आज कैसे शांति की जिंदगी, उनको एम्पावर किया जा रहा है। हमारी कोशिश यही रही कि हर स्कीम में लोगों को एम्पावर करना, गरीब को एम्पावर करना है। और इसलिए आज मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 9 सालों में, जो एक्चुअली 6 साल का वक्फा रहा, 3 साल तो निकल गया कोविड और यूक्रेन क्राइसिस में, लेकिन 6 सालों में, 9 साल में मानिए या 6 साल मानिए, जैसा आपको अच्छा लगे, उसमें जो काम हुआ है इस देश के इतिहास में उतना काम नहीं हुआ है। इसलिए कि हमने हर वो काम किया। अब जैसे आप देखिए, इन्होंने 74 एयरपोर्ट बनाए पिछले इतने सालों में, जब से सरकार रही। हमने 9 सालों के अंदर में, डिस्पाइट कोविड, हमने 9 सालों में 74 और कल 75 कानपुर का होने के बाद 75 एयरपोर्ट हो गया। आप देखिए वंदे भारत जैसी ट्रेन, सुपर फास्ट 180 की स्पीड में चलने वाली, चलाती ट्रेन, 21 ट्रेनें खुल गई। अरे आप ये तो मुआयना कीजिए कि रोड, जमीन, वाटरवेज, हाईवेज, वाटरवेज, कितने सारे नए तरीके, आईएम कितने खुले, 13 थे, 7 और खुल गए। कम समय में बहुत काम हुआ है। आप जिस यूनिवर्सिटी देखिए, 300 नए यूनिवर्सिटी बनी है। अब किस एरिया में देखिएगा, एजुकेशन पॉलिसीज नहीं बनी, नए एजुकेशन का सत्र बढ़ा है, मेडिकल स्टूडेंट्स के 86,000 नए, 91,000 नई सीटें आई हैं। तो हर मिला के एक आम नागरिक अपने आप को बहुत ही
मजबूत महसूस कर रहा हूं। और हमारा इरादा भी था कि हम जो अगर पैसा भी डीबीटी ट्रांसफर करते हैं या जो पीछे जो जॉब देते हैं मनरेगा के अंडर में, उसमें मॉडिफाइड मनरेगा था कि हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रोड बनाएंगे, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे जो आम नागरिक को उसको सुविधाएं मिलती रहे। जी, साथ के साथ महंगाई भी बहुत बढ़ी है, तो खटकेगा ही नहीं। महंगाई भी बहुत बढ़ी है भाई। नहीं बढ़ी है, कैसे नहीं बढ़ी? पेट्रोल डीजल के दाम देखिए ना। कैसे बता इधर। अरे भाई आप ये बिजनेस चैनल है, कम से कम। अरे मेरी बात नहीं, कांग्रेस का जवाब दीजिए ना। चैनल की तरफ बात महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। अच्छा समझती है जिसके सुनिए ना, जवाब दे तो उसका भी सुन लीजिए। उसके बाद डबल डिजिट जिसका इन्फ्लेशन हो, हर चीज को बुखार आता है तो नापते हैं ना भाई थर्मामीटर से कितना बुखार है, तब पता चलता है। कैसे छू के पता चल जाता है, देख के पता चलता है। जब थर्मामीटर लगाते हैं तो पता चलता है 100 फीवर है, 99 है, 104 है, कितना भी है। वैसे ही सीपीआई इंडेक्स जो है वो तरीका है, वो बास्केट बना हुआ, उस पर देखिए जो महंगाई जो बढ़ती है। आज हमारा 4.879 है और डायरेक्शन जो है 4% की तरफ जा रहा है। दुनिया में बताइए कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड है, अपवर्ड नहीं है। अगर अपवर्ड होता तो समझ में आता है कि अपवर्ड प्रेशर है, डाउनवर्ड प्रेशर है, इसलिए कि महंगाई जो है कम होती जा रही है। और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में सप्लाई चेन डिसरप्शन, कितनी सारी तकलीफें आई दुनिया में। बाकी लेकिन गैस का सिलेंडर 10, 20, 22 1100 का है सर। गैस सिलेंडर 1100 का है, महंगा नहीं है। तो हमारे वाजपेयी जी की सरकार में कितने में था? तो क्या कांग्रेस उतने में दे रही थी क्या? वाजपेयी की सरकार में जरा पूछिए कांग्रेस वाले से कि वाजपेयी जी की सरकार में 200 रुपए में दे रहे थे, तो क्या आपने 150 रुपए में दिया था क्या? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 400 से 11 जो 3 गुना हो गई है वो ठीक है? नहीं, देखिए हर चीज का मिला के दाम आप देखिए कि हर चीज में किसी चीज में बढ़ा है, किसी चीज में सब्सिडी कम हुआ, लेकिन हम 200 रुपए के सब्सिडी आम नागरिक नहीं, कम किस में हुआ दाम ये बताइए, दाम किस में कम हुआ? हमने सब्सिडी ओवरऑल जो है महंगाई नहीं बढ़ी है। अब आप सोचिए कि प्राइस तो स्टैटिक तो नहीं रहता है, डायनेमिक प्रोसेस है। अब किसानों की आमदनी दुगनी हुई क्या? प्राइस में तो बढ़ता है। किसानों की आमदनी दुगनी कैसे हुई नहीं? क्या? आप बताइए किसानों का नहीं। आप जरा सा निकाल के रहिए, जरा एमएसपी जो हमने दिया है, जो 2014 में एमएसपी था और आज का एमएसपी उठा के देखिए, जरा देखिए तो पता चलेगा एमएसपी क्या बढ़ाया है। क्या हमने एमएसपी जो है 70%, 80%, 90%, 100% तक बढ़ाया है एमएसपी, प्लस इतनी सारी सुविधाएं दी है कभी, और प्लस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और कई अन्य सुविधाएं दी है ताकि उनकी इनपुट कॉस्ट कम हो, उनका एमएसपी ज्यादा हो मिले, और लागत कम हो, आमदनी ज्यादा हो। तो इनपुट कम हो और लागत कम हो, और बाकी उनके रियलाइजेशन ज्यादा हो तो एमएसपी ज्यादा बढ़ाया, प्लस बैंक में ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो। एक बात कहना चाहता हूं, देखिए डीबीटी की बात निकली, एक ऐसा प्राणी था इस देश में, ऐसा प्राणी जो कभी पैदा नहीं हुआ था इस देश में, कभी पैदा नहीं हुआ। ये कांग्रेस के लोग पैदा किए थे यहाँ पर ना, जिसके बाप भी थे, माँ भी थे, भाई बहन भी सब थे, लेकिन वो पैदा हुए नहीं थे। ऐसे लोग एनरोल हर जगह थे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या जो लाभार्थियों का लिस्ट है उसमें थे। जब से हमने लिंक कर दिया इसको आधार के साथ, वो सब खत्म हो गए। 2,73,000 करोड़ इस देश का कांग्रेस की लूटने वाले लोग लूटते थे। आज 2,73,000 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जब से हुआ, आधार से लिंक किया, ये सब भाग्य कहां पैदा हुए थे, किधर पैदा हुए थे, कहां किस दुनिया में है, कुछ पता नहीं, सब खत्म, खलास। इसलिए कि ये लोगों ने उसको 2 नंबर पैसा कमाने का धंधा बना के रखा था। करप्शन जो है इनके यहाँ है, और हम अभी पुरानी बात है वैसे राजीव गांधी जी की, लेकिन क्या है, एक इंग्लिश में कहावत है, उन्होंने कहा था 15 पैसे मिलते हैं, बाकी 85 पैसे खत्म हो जाते हैं रास्ते में। इंग्लिश में कहावत है, मिसेस पॉल समझती होंगी, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड और बैड हैबिट नेवर गोज। ये प्रॉवर्ब है कि पुरानी गंदी आदत जो है ना, वो जाती नहीं है, कभी नहीं रह जाती है। यही आदत कांग्रेस में रह गई, लूटना, देश को लूटना, खसोटना। और एक लास्ट बात, चूंकि बिजनेस चैनल है, लास्ट बात खाली उसका छोड़ दूंगा फिर, कि आप इस देश को कितना, एक ही मापदंड बोलता हूं बिजनेस चैनल पे, 5 एक तरफ देखिए दुनिया कहती है 3 चीज कहती थी 2013-14 में, 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी, हम तो नहीं करे थे, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी मेरा नाम था,
एक गवर्नमेंट ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स, रोज स्कैम होते थे। ठीक है सर। एक पार्टी ऑफ स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स डेली। अब देखिए दूसरी, आज के नजरिए देखिए, 5 टॉप की इकोनॉमी दुनिया में है, मजबूत इकोनॉमी और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो फर्क दिखता नहीं कि बॉटम 5 और टॉप 5 ये फर्क है कि नहीं? जी जी, उसको मानते हैं कि नहीं? आप ये इनसे पूछिए। हाँ, मैं अभी पूछ रहा हूँ। मार्केट कैप में भी इंडियन मार्केट 5th नंबर पे आ गया है, अभी 2 दिन पहले की बात है। लेकिन पॉल जी, सुजाता जी, और आगे बढ़े जबरदस्त। अब उनका मौका, अब आपने काफी अपनी पक्ष रख दी, मैंने सवाल भी पूछ लिया आपसे। सरकार ने बहुत सारे काम किए, अभी जफर साहब भी गिना रहे थे, और मतलब ये कोई वैसे नहीं है कि 9 साल में 9 बड़े फैसले जो हमारी स्क्रीन पे चल भी रहे होंगे, कि जिसमें एक आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म जीएसटी का है वो हुआ, और इकोनॉमिक के तौर पे लोगों को बहुत सारे जो पीएम आवास योजना चली वो दिए गए, टॉयलेट्स बनाए गए, करीब करीब 12.25 करोड़, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया कोरोना के समय। जल जो दिया जा रहा है नल के थ्रू वो भी 12 करोड़ फैमिलीज़ को है। 3 करोड़ से ज़्यादा पक्के मकान बने हैं। 11 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपये महीने, 6,000 रुपये साल मिलते हैं। आयुष्मान योजना का कवरेज अब बढ़ गया, 50 करोड़ हो गया है। 20 तो वंदे भारत चल रही, 400 तक ले जाने के टारगेट। तो बहुत सारे काम, ये वो नहीं है जो मैं वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो खाली प्रॉब्लम, ये तो दिख रहे हैं कि काम हुआ है। 370 हट गया, राम मंदिर बन रहा है। आप लोग कह रहे कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही आपने, सचमुच में बहुत काम किया है। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, क्योंकि जो आरएसएस की संतान हो उससे यही अपेक्षा करी जा सकती है कि कैसे ये लोगों को बेवकूफ बनाए, कैसे उन्हें गरीब बनाए। गरीब बनाकर जो 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले थे यूपीए की सरकार के दौरान, उनमें से 23 करोड़ लोगों को वापस गरीबी रेखा के अंदर डाल दी। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन इन्होंने साफ तो कर दिया, देश का पैसा साफ करने वालों को यहां से भगाकर साफ कर दिया इन्होंने। जन धन योजना की बात करते हैं, उसमें ना तो जन की कोई बात होती है और ना कोई धन की बात। जब कमाई का जरिया नहीं होगा तो पैसे कहां से आएंगे? 2 करोड़ नौकरियों की बात करी थी, वो उसके बारे में बता दे कि कितनी नौकरियां दी। ये उज्ज्वला गैस योजना की बात करते हैं तो बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोली, अभी बता रहे आपको, पूरा सुनिए, थोड़ा सा सम्मान करना सीखिए। आप तो भाई बहुत बड़े नेता है भाई, ये चुप रहेंगे तभी मैं बोलूंगी। अगर कोई बदतमीजी करेगा मैं नहीं, प्लीज आप अपना कंप्लीट करिए ना, वो चुप है। बोलती जाइए। उज्ज्वला योजना क्या है? जहां पे आपके पास एक सिलेंडर तो है मगर उसके ऊपर बर्तन रखने पड़ते हैं। इनके एक नेता है, वो उड़ीसा जाते हैं और खाना खाते हैं गरीब के घर में जहां सिलेंडर पड़ा है और वो खाना पका रही है एक चूल्हे पर। आप बात करते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करते करते जिस चाइना से आपको लोहा लेना था उस चाइना को लाल आंखें तो नहीं दिखा पाए आप, लेकिन हिमालय के उन पहाड़ों को नष्ट कर दिया जिनसे आपने पहुंचना था चाइना बॉर्डर तक। जो गरीब आज देश में 80 करोड़ हैं, 80 करोड़ समझते भी हैं आप कि कितने लोग गरीब है इस देश में, आत्मनिर्भर नहीं है, वो अपनी कमाई नहीं कर पाते क्योंकि आप चाहते हैं कि वो गरीब रहे, वो अनपढ़ रहे, आप पर निर्भर रहे ताकि उनका विकास ना हो। ये बात करते हैं सेवा और संवेदनशीलता की, और मैं इनके तमाम नेताओं की बातें सुन रही हूं तो बता देती हूं कि आज जिस दिन हमारी बेटियां हरिद्वार में पौड़ी पे बैठी हुई हैं अपने मेडल्स को वहां पे बहाने के लिए, प्रवाहित करने के लिए, एक नेता नहीं गया बात करने के लिए, क्योंकि संरक्षण बृजभूषण शरण का, सेवा समर्पण भाव अडानी को, संवेदनहीनता विभाजित लोग, विभाजित देश, नफरत हिंसा का ये दे रहे हैं संदेश। किसान, बेटी, मजदूर परेशान है और मोदी सरकार की यही है शान। और आखिरी बात कह रही हूं कि 9 साल में मेरा, मुझसे, मुझ में करने के अलावा 9 साल नफरत के करने के अलावा, 9 साल व्यक्तिवादी राजनीति करने के अलावा, 9 साल सामाजिक ताने बाने को तार तार करने के अलावा कुछ नहीं किया। ये नल से जल की बात कर रहे थे तो इनको बता दूं कि आप नल से जल कहां की बात कर रहे हैं। आप जिस नॉर्थ ईस्ट को इतना
योजना बताते हैं ना, वहां पर जाके देखिए, लोगों के बस्तियों में एक नल है। मणिपुर में आप आग लगा रहे हैं। और मैं आखिरी सवाल इनसे भी करना चाहूंगी कि मणिपुर में ऐसे 3 लोग जो रैपिड एक्शन फोर्स के तहत वहां भेजे गए थे, ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें सस्पेंड करा गया? उन्हें क्या भेजा गया था, आग लगाने के लिए या आग बुझाने के लिए? तो ये आग लगाने वाली सरकार है, ये विभाजित करने वाली सरकार है, इसलिए रेटोरिक इनके जी सुजाता जी, पास रहे। जफर जी जवाब। हाँ, देखिए, इनके पास कुछ नहीं है तो बस ये रिटोरिक है। हकीकत तो ये है कि आंख बंद करके बैठे हैं। आपने तो नारा दिया था ना कांग्रेस ने, आप खोल दी, नल से बेटियां बैठी हुई है, बेटियां बैठी हुई है, वहां तक पहुंचे, उन्हें डंडे मार रहे थे। आप शर्म नहीं आई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हो, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आदित्यनाथ के सामने एक ठाकुर खड़ा करना है तो ब्रिजभूषण शरण सिंह का संरक्षण कर रहे हैं आप लोग। आपने बोला था, हो गया इक्वल। मिस पॉल, अभी बीच में आपने मना किया मुझे, मैं चुप रहा। बोलना मुझे भी आता है, ऐसा मत सोचिए कि मैं नहीं बोल सकता, लेकिन सोल्जर हो पार्टी का, डिसिप्लिन से बात कर रहा हूँ। अच्छा प्लीज स्कोर सेटल करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज मत करें। ये तो रिटोरिक है आपका, जो जब कुछ नहीं है तो आपने बताइए ना कितने लोगों को आपने जो छत देने का काम किया था। हमने तो इस देश में पैसा बनाया जो आप बेच रहे हैं। अरे हमने गलवान में जाके सुनिए, गलवान में हमने जाके हमारे जो सुन लीजिए भगाया भी। अरे नीरव मोदी को भगा दिया, वही पैसा है जो हमने बनाया इतने सालों में, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी बनाया। इसके सुजाता पॉल जी बोलने नहीं दोगे। मैंने कहा था कि जफर एक सेकंड तू मैं करना है, दोनों लोग ये चैनल पे दोनों लोगों को ऑडिट कर दिया। मैंने शुरू में कहा था कि स्कोर सेटल करना हो तो इस प्लेटफॉर्म का यूज ना करें, सीधा बोल रहा हूं। अपनी बारी में बोलिए। सुजाता जी, आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। देखिए, स्कोर सेटल मत करिए, फैक्ट पे बात करिए। जब आपको मौका दिया जाएगा तो आप फिर उनको काउंटर करिएगा। अभी सिर्फ जफर बोलें। जफर जवाब दीजिए प्लीज। रखा समाज को तोड़ के आपके रखा, आपने सोचा कि भाई ऐसा कुछ करो, समाज को ऐसा गरीब गुरबा हालत में रखो, समाज को तोड़ के कि उससे वो वोट बैंक की तरह रहे। हमने उस तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति को खत्म कर दिया। आज काम के बेसिस पे, सबका साथ सबका विकास के बेसिस पे हम हर घर के हर दरवाजे को खटखटा सकते हैं, जो आप नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि आपकी राजनीति ऐसी थी और आपकी नीयत ऐसी थी कि आप सब घर तक पहुंचने के लायक ही नहीं है। आपने बराबर समाज को तोड़ के राजनीति की, हम समाज को जोड़ के राजनीति करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपने देखी ना, हमने तो करीब 4 करोड़ फैमिलीज को घर दिया है। आपने क्या किया है? और आपने बताइए, तो दुनिया के लिए एक टेम्पलेट बन गया है। आयुष्मान भारत जैसी स्कीम दुनिया में बड़े बड़े हार्वर्ड जैसे इसमें इसको एक केस स्टडी की तरह पढ़ा जा रहा है कि इतना बड़ा जो है हेल्थ वेलफेयर इंश्योरेंस स्कीम जो है आज तक पूरे दुनिया में कभी नहीं हुआ। आखिर क्यों? एक गरीब आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, कॉन्फिडेंस उसका बहुत अच्छा रहता है। इसलिए आप लोगों ने माँ बहन बेटियों की इज्जत बेच दी थी, बेआबरू करके रखा था। आपने तो कभी टॉयलेट बनाने का काम नहीं किया, इसलिए कि आपको कभी उसकी उनकी लड़कियां बैठी हुई हैं गंगा के तट पर अपने मेडल बहाने के लिए बेटी के बारे में बात करते हैं। आप तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप महिला होकर बेशर्मी वाली बात करें। आप महिला होकर इतनी बेशर्म महिला है, बेशर्म महिला नहीं जा सकती कि बेशर्मी की हाल हो गई क्योंकि ये बलात्कारियों का संरक्षण करने वाला आदमी है। बेशरम तो आप है, शर्म नहीं आती, बात करने की तमीज नहीं है। सुजाता जी, आपको भाषा की मर्यादा, इसलिए कि आपको महिलाओं के इज्जत के बारे में चिंता नहीं। अरे आप सोचे आप जो चाहेंगे बोल के निकल जाएंगे क्या? आप जो चाहेंगे बोल के निकल जाएंगे क्या? आप उनके बारे में चिंता नहीं करें, आपकी पार्टी ने चिंता नहीं की। और हमें आप देश के लिए और बदतमीज औरत है। आपको बताया गया कि बदतमीजी करो, हमें नहीं मालूम है। आप लोगों को बताया गया कि टीवी पे जाके बदतमीजी से बात करो। आप बदतमीज हो सकती हैं, लेकिन आप नहीं बदतमीज हो सकती हैं, आप बदतमीजी से बात कर सकती है। देश की जनता देख रही है। अरे बेशर्म औरत के साथ शर्म क्या करना है? अब
16 मिनट हो गए भाई, अब आप दोनों लोग शांत हो जाइए, सुजाता जी और जफर जी शांत हो जाइए। तीनों मेहमान हमारे बैठे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शांत हो। ये क्या लैंग्वेज आप लोग यूज कर रहे हैं? जनता सुन के क्या सोच रही होगी? सुजाता जी, जफर जी, मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा फिर। शांत हो जाइए, शांत। कोई फायदा नहीं इससे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एकदम शांत हो जाइए दोनों लोग। अब मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं, आप लोग एकदम शांत हो जाइए। क्या तरीका है एक दूसरे के बीच में बोलना? मैंने कहा था कि अपनी अपनी बारी में बोलिए। इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह से बहस करके क्या हासिल होगा? और बहुत सारे चैनल है जहां पे इस तरीके से बहस होती है, आप लोग वहां एंजॉय करिए। हमको तो शांति से बातचीत करने दीजिए, मैं फैक्ट पे आधारित भी करता हूँ। प्लीज़ अब दोनों लोग आप शांत होइए। 17 मिनट हो गए आप दोनों लोगों ने बोला है। अब मैं जरा दूसरे मेहमानों के पास जाता हूँ। आशुतोष जी, हर्षवर्धन जी और शुभमय जी। शुभमय जी, मैं आपके पास आऊँगा थोड़ा सा रुक के। पहले हर्षवर्धन जी और आशुतोष जी, जब इस तरह की बात होती है रिपोर्ट कार्ड पे या सरकार के काम पे, तो तथ्यों पर आधारित बातचीत होनी चाहिए। नैरेटिव्स पे डेफिनेटली चर्चाएं होती हैं, बातचीत होती है, लेकिन काम नहीं हुआ है इसको भी रेखांकित करना ज़रूरी है। तो जो इतने सारे काम अभी गिनाए गए स्क्रीन पे चल रहे हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बने, कितने एम्स बने, कितनी यूनिवर्सिटी, कितने IIT, कितने एम्स, तो सब फैक्ट है ना सर। इसमें कुछ हवा में तो है नहीं कि ये सब बोला जा रहा, खाली कुछ हुआ नहीं। कोई आदमी आके इसको चेक कर सकता है। GST जैसा इतना बड़ा काम हुआ है जो आज़ाद भारत में किसी ने किया। और मैं तो आज़ाद भारत नहीं, मैं दुनिया को बोलता हूँ, वर्ल्ड में बहुत कम सरकारों ने ये हिम्मत दिखाई थी कि GST लागू करें, क्योंकि जिसने लागू किया वो चुनाव हार गया। ये पहली सरकार थी जो GST लागू करने के बाद चुनाव जीत के आई थी, उससे बड़े बहुमत के साथ जीत के आई थी। आशुतोष जी, फिर भी सवाल काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। नीरज जी, देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इकोनॉमिक्स में बात करें तो रिलेटिव डेटा के टर्म में बात करें। बिल्कुल। ये जो कि मोदी जी की सरकार में इतने मकान बन गए, तो मनमोहन सिंह की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में कितने मकान बने, उसका भी डेटा देना चाहिए। दिक्कत क्या है कि हम एक डेटा के बारे में बात करते हैं, दूसरे डेटा के बारे में बात नहीं करते और उसके आधार पर अपनी पीठ थपथपाते हैं। मैं सिर्फ 3 डेटा दूंगा। हालांकि मेरी व्यक्तिगत राय अगर आप पूछेंगे सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि जफर इस्लाम और सुजाता पॉल में फर्क आ गया पिछले 9 सालों में। ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ी उपलब्धि हो ही नहीं सकती किसी सरकार की, कि धर्म के आधार पे आपकी आइडेंटिटी तय की जाती है और उसके आधार पे आपके साथ रूल ऑफ लॉ लागू होता है। खैर उस डिबेट पे नहीं पड़ेंगे क्योंकि वो डिबेट बहुत गंभीर डिबेट है। 3 डेटा मेरे पास है और मैंने कहा इकोनॉमिक्स में जब भी बात करता हूं रिलेटिव डेटा के टर्म्स में बात करता हूं। 2004 और 2014 के बीच में जो GDP ग्रोथ है 97%, लगभग 100% ग्रोथ है। 2014-2023 के बीच में 63% GDP ग्रोथ है। 2004 से 2014 के बीच में 2008 में वर्ल्ड ग्लोबल रिसेशन था। अगर आप पर कैपिटा इनकम के बारे में बातचीत करेंगे तो 2004 से 2014 के बीच में 145% ग्रोथ है पर कैपिटा इनकम। मोदी जी के जमाने में 9 सालों में 67% ग्रोथ है पर कैपिटा इनकम। अगर आप बहुत इस सरकार ने कोशिश की, बहुत बड़ी बड़ी बातें की, मेक इन इंडिया के बारे में बातचीत की, आत्मनिर्भर भारत के बारे में बातचीत की, सब कुछ बारे में बातचीत की। हकीकत यह कि 2016-17 में 51.3 मिलियन लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे। 2023 में वो घट के हो गया 35.6 मिलियन। इसके आधार पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा बेरोजगारी इस देश के अंदर है। अगर आप दूसरे सेक्टर के बारे में बात करेंगे तो माइनिंग सेक्टर का भी बता देता हूं कि माइनिंग सेक्टर में तकरीबन 16.5 लाख लोग माइनिंग सेक्टर में एम्प्लॉयड थे 2016-17 में, और 2023 में घट के हो जाता है 13.48। कोई भी इकोनॉमी को जज करने के लिए देखना पड़ता है कि उसकी जो रूरल इकोनॉमी पे कितना स्ट्रेस है और वहां से अर्बन में माइग्रेशन कितना हो रहा। अगर आप ध्यान से देखें तो आज की तारीख में 2014-15 में 4.5 करोड़ लोग, 4.25 करोड़ लोग जो थे फैमिलीज, वो एनआरजी पे डिपेंडेंट थे, रजिस्टर्ड थे। 2022-23 में यह संख्या बढ़ जाती करीब 6.25 करोड़ लोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शहरों में रोजगार नहीं है। लोग, जो दुनिया में जो इकोनॉमिक मॉडल है वो हमेशा रूरल से अर्बन की तरफ जाता है। तो ये इसके आधार पर बातचीत होनी चाहिए। जब सरकार मेक इन इंडिया के बारे में बातचीत करती है, आत्मनिर्भर भारत के बारे में बातचीत करती है, तो जो इंडिया का शेयर जो ग्लोबल मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है उसमें 2014 में 1.69% है। इतना कहने के बाद मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, पता नहीं क्या क्या कहा गया, 2021 में 1.77 है। मार्जिनल इंप्रूवमेंट भी नहीं, इट्स ऑलमोस्ट द सिमिलर। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि
इस सरकार ने निश्चित तौर पर जनधन योजना में ठीक काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। टॉयलेट बनाने में अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाउस बनाने में अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये आप कहना चाहते हैं कि 2014 के पहले इस देश में कोई ग्रोथ ही नहीं हुई, इकोनॉमिक दृष्टि से, प्योर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से 2004 से लेकर 2014 हमेशा अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुई है, अगर आप ऑन एन एवरेज अगर आप बातचीत करेंगे जी। यही कारण है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो 145% बढ़ी हुई, जबकि 2011 के बाद से 2014 के बीच में इकोनॉमी नीचे की तरफ गई है। इस सरकार की जो सबसे खासियत यह है कि सरकार का कोई इकोनॉमिक विजन है ही नहीं। आंख बंद करके डिमोनेटाइजेशन आप कर देते हैं, सोचते ही नहीं क्या होगा। आंख बंद कर आप लॉकडाउन कर देते हैं, सोचते नहीं उसका क्या फलितार्थ होगा। अगर डिमोनेटाइजेशन और लॉकडाउन अगर आंख बंद करके नहीं किया गया होता तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस सरकार की जो इकोनॉमिक उपलब्धियां होती वो मनमोहन सरकार की इकोनॉमिक उपलब्धियों की अगर ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं होती। लेकिन दो ऐसे फैसले किए गए। और जहां जीएसटी की बात है, जीएसटी तो मोदी सरकार का जी। आशुतोष जी बहुत लंबा हो रहा है सर, छोटा रखिए ना। मैं चुप हो गया। हाँ हर्षवर्धन जी आप जोड़िए, फिर मैं शुभ भाई के पास जाऊंगा। आपको क्या कहना है हर्षवर्धन जी? नहीं, मैं यहीं से शुरू करता हूं जहां आशुतोष जी ने खत्म किया है। हाँ। आशुतोष जी कह रहे हैं कि इस सरकार का कोई विजन नहीं है। हाँ। और किसी भी गवर्नमेंट का विजन कहां से देखा जाता है? बजट डॉक्यूमेंट से, बजटरी एलोकेशन से। और अगर इस सरकार के हम पहले बजट से, यानी जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई 2014 में चुनकर आए थे, तब से लेकर अभी हाल में जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, बड़े सीधे सीधे एकदम बिना किसी कंफ्यूजन के सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि इस देश में बड़ा वर्ग है, 34-35 करोड़ लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। उनको क्या क्या देना है? उनको हर हाल में आवास देना है। अब 1 करोड़ घर, सही बात है, इसके पहले छोटे छोटे घर बनते थे, कहीं बस्तियों में, कहीं थोड़ा सा कुछ बन जाता था, लेकिन इस तरह से घर नहीं बनते थे। जैसे एक उदाहरण दूं कि यूपी में 75 जिले हैं तो 75,000 घर बने, यानी हर जिले में 1,000 घर। एक ये बात। दूसरी बात क्या कि अब वो लोग हैं तो शौचालय उनको देना है, बिजली देना है, उनके यहाँ इंटरनेट पहुंचाना है, ग्राम पंचायत पे फाइबर पहुंचाना है, क्योंकि सरकार कहती है कि भाई हम सब कुछ पहुंचाएंगे, जो शहर में है वो सारी सुविधा हम देंगे। शहरों में क्या करना है? उनका अपग्रेडेशन करना है। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया, 100 से ज्यादा शहरों में काम चल रहा है, बहुत जगह देरी है, लेकिन उसके बावजूद बहुत से शहर इंटीग्रेटेड सिस्टम पर काम करने लगे हैं, ये सरकार कहती है। इस सब को कहां से आप देख सकते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी सबसे ज्यादा बुनियादी सुविधाओं पर खर्च कहां है? तो लगातार वो बढ़ाती चली जा रही है। अब तो बजट में 10 लाख करोड़ हो गया। और उसका एक और उदाहरण, आपको वंदे भारत ट्रेनें नहीं दिखती हैं, आपको हाईवे की लंबाई 3.5 गुना, 3.5 टाइम्स, यानी 8 किलोमीटर से 32 किलोमीटर हो जाता है, करीब करीब 3.5-4 गुना हो जाता है, वो नहीं दिखता आपको ये इकोनॉमी नहीं बढ़ती है। आपको मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कई गुना बढ़ जाती है, करीब करीब 5 गुना, आपको नहीं दिखता है। लेकिन एक चीज तो देखिए भाई सब लोग, मैं तो कहता हूं आज आप मेरे इस आंकड़े को बस सुनिए और यही खत्म कर रहा हूं। इस देश में मेडिकल की सीटें थी 50,000 के आसपास, मोदी सरकार ने उनको बढ़ा के कर दिया 1 लाख। तो सीटें कर देना मतलब क्या ये हवा में कर देना है? नहीं, इसका मतलब ये कि वो कहते हैं कि एकदम ऑपरेशन टाइप का चला के हर जगह आपको मेडिकल कॉलेज खोलना है और उसके सपोर्ट में नर्सिंग मेडिकल कॉलेज भी खोलना है। मुझे लगता है कि इस देश में ऐसा काम किसी सरकार ने नहीं किया था। कॉन्टिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। दुनिया भर के लोग अपना पैसा लगाने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं, इसीलिए भारत इतने डिस्ट्रप्टिव डिसीजंस लेने के बाद। सर रुकिए अभी, सर समय एक्चुअली इस तरह के टॉपिक में ना 2-4 घंटे बहस करूंगा तो शायद पर्याप्त समय मिल पाएगा। 1,44,000 किलोमीटर 2023 में हाईवे की लंबाई है, जो 2014 में 91,000 थी। आशुतोष जी गौर कीजिएगा। नहीं, अभी आपसे जवाब कहाँ, अभी तो शुभमो जी से पूछा नहीं, मैं तो अपनी मदद के लिए उनको बुलाया, हमारे मित्र हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो डेटा की जगलरी है ना सर, ये हम लोग खूब करते हैं दिन भर, हम तो उसी की पत्रकारिता करते हैं। 2004 से 2014 के बीच में जो फंड अवेलेबल कराया गया था, इसको बहुत गौर से सुनिएगा, मैं ताल ठोक के बोलूंगा। ये उस समय जो फ्री मनी अवेलेबल कराई गई थी, फ्री मनी मैं कह रहा हूं तो आप समझ रहे हैं क्या है, उसकी वजह से हमारे बैंकों की, खासतौर पे पीएसयू की हालत वो हो गई थी
जो बंद होने की कगार पे थे। 14 के बाद 2023 ये पहला साल है जिसमें भारत के पीएसयू बैंक जबरदस्त मजबूत स्थिति में है। जबरदस्त मैं कह रहा हूं, डेटा के आधार पर। ये क्यों हुआ था ये बताने की जरूरत नहीं, तो कई बार डेटा कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। रुको ना सर, नहीं अभी 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 आपकी बारी नहीं है, अभी आपकी बारी नहीं है। नहीं और सुनिए, अरे सुनिए ना सर। 30 सेकंड। अभी 2 दिन पहले आरबीआई के गवर्नर ने बैंकों के बारे में क्या कहा है कि वो अपने एनपीएस को डिसेप्शन में सर सुना मैंने, अरे मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं सर, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं ना, मैंने सुना है उसको। आरबीआई गवर्नर शक्तिदास उन्होंने बाकायदा चिंता जाहिर की पब्लिक, उन्होंने चिंता नहीं जाहिर की सर, आप फिर वही बात कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करिए। उन्होंने ये कहा है, अरे सुनो ना महाराज सर, आशुतोष जी मैं आपसे आपके आगे फैक्ट रख रहा हूं। उन्होंने ये कहा है कि इस साल की जो हमारी क्रेडिट ग्रोथ है वो एवरेज 18% से ऊपर चली गई है। किसी किसी बैंक की 25% क्रेडिट ग्रोथ है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई इसलिए है क्योंकि कोविड के 1.5 साल में कुछ नहीं थी ग्रोथ। तो अब आप लोगों को लोन देते समय थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। समझ रहे बात? नहीं अरे सुनिए ना सर, प्लीज अभी रुकिए आलोस्तो जी, चलिए एक और डेटा रख दो, उसके बाद सुम्मा जी से जवाब दूंगा। देखिए एफडीआई का डेस्टिनेशन इमर्जिंग मार्केट में इंडिया को माना जाता है और डेवलप्ड या इमर्जिंग चाइना के लिए दोनों मिला के पिछले 23 सालों का डेटा मैं दे रहा हूं। चैलेंज है, कोई भी उठा के चेक कर ले, मैं हवा में कोई बात नहीं करता हूं। चाइना में जो है ना, उसका जो CAGR है वो 2.9% का है पिछले 23 साल का एफडीआई ग्रोथ का, और भारत का 9.5% है। 6.6% हायर देन द चाइना। और सुनिए इसके आगे, 2015-16 के बाद से टिल डेट शार्प राइज है क्योंकि लोग इंडिया में निवेश करना चाहते हैं। ये सब डेटा है सर, हवा बात नहीं। अभी रुको ना आशुतोष जी, आप तो हर चीज में आपसे मैं 2 घंटे की डिस्कस करूंगा। सुम्मा जी, अरे आऊंगा ना, सुम्मा जी को दूं दे देंगे, 28 हो गया। सुम्मा जी, क्या इस सरकार ने कुछ नहीं किया? बेसिक सवाल ये जो कहा जा रहा है। आशुतोष जी ने कहा कुछ भी नहीं किया है। सुमो सर अनम्यूट, हाँ बोलिए सर, बोलिए। सुमो जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल में शायद फ्रीज हो रहा है, शायद लिंक फ्रीज हो रहा है। सुमो सर चलो साहब, आशुतोष जी 30 सेकंड आपके लिए, क्विकली एक रिस्पांस, उसके बाद जफर जी इसका जवाब देंगे। आपने बहुत सारे सवाल उठाए। आपने एफडीआई के बारे में बातचीत किया, हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि एफडीआई इस वक्त डाउन टर्न ग्रोथ है। 21 इकोनॉमी में $84.83 बिलियन एफडीआई था इंडिया में। 22-23 में $70 बिलियन, 15 बिलियन एक ही साल में गिरा है। आपने आप एक मिनट, अभी चूंकि मोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बातचीत की, मैं कह रहा हूं कि ये एक खास होता है कि आप एक टुकड़े उठा के बातचीत, मैं तो 23 साल का डेटा दे रहा हूं, एक टुकड़ा कहां दे रहा हूं? 23 ईयर्स की बात कर रहा हूं मैं। एक मिनट, फिर जब मैंने कहा कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात मैंने की, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्पेसिफिकली मैंने बात की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मोबाइल इंडस्ट्री भी आती है, ऐसा नहीं मोबाइल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं आती है। उसका डेटा ये कहता है, उसका डेटा ये कहता है कि 5,13,00,000 लोग 2016-17 में एम्प्लॉयड थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो गिर के 3,56,00,000 लोग हुए, यानी 15 क्या कहते हैं इसको, 1.5 करोड़ लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेरोजगार हुए। अब रुको, सुम्मा जी आ गए। और माइनिंग सेक्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि अरे आशुतोष जी, तो ये कहना कि मोबाइल सेक्टर अभी नहीं, इसका भी जवाब दूंगा मैं इसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन पहले सर मैं टोटालिटी में तो 23 साल का डेटा दे रहा हूं, आप तो 6 महीने 1 साल की बात कर रहे हैं। मैं तो आपको मोदी के जमाने का डेटा बता रहा हूं कि 1.5 करोड़ लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैं भी सर आपको वही डेटा बता रहा हूं, 2018-19 से जाके जीडीपी देखिएगा सर प्लीज। सुम्मा जी बताइए, कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ है? अरे आज जो है ना मेरी किस्मत खराब, सुम्मा जी का लिंक। हाँ अरे रुको ना सर, आशुतोष जी, सुम्मा जी का बड़े मुश्किल से लिंक अप हो रहा है। सुम्मा जी फ्रीज है। अच्छा जफर जी आप जवाब दीजिए। आशुतोष जी ने बहुत गंभीर सवाल उठा दिया कि काम कुछ हो ही नहीं रहा है, खाली आप लोग आंकड़े पता नहीं कैसे बता देते हैं। उन्होंने आंकड़ों पर ही सवाल उठा दिया।
नहीं, आशुतोष जी से पूछिए कि मैं पूछ रहा हूं उनसे ये सवाल कि एफडीआई का जो नंबर है 2004 से 14 का निकाल लीजिए और एफडीआई के आंकड़े 2014 के बाद का निकाल लीजिए। और जब वो कह रहे थे इकोनॉमिक क्राइसिस थे 2008 में, इंडिया में उस वक्त बेतहाशा पैसा बांटा जा रहा था और इकोनॉमिक क्राइसिस का सच पूछिए तो इंडिया में कहीं भी दिखा नहीं गया, इसलिए कि बैंकों ने बेतहाशा पैसा बांट दिया उस वक्त जो, और इसलिए एनपीए का रुख उसने किया। एक रिपोर्ट आई है, अगर आपने शायद पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, डेट कर्ज करके एक रिपोर्ट आई थी क्रेडिट स्विस की, उस रिपोर्ट को पढ़िएगा तो आपको जानकारी होगी कि किस तरह से बैंकों का सत्यानाश सरकारी निजाम से हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट को पढ़िएगा, मैं रिपोर्ट का नाम भी ले रहा हूँ। डेट कर्ज करके रिपोर्ट आई कि 10 ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन को और इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन को जिसको उस वक्त पैसा दिया गया था। तो जब बैंक पैसा देता है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं आशुतोष जी कि आज गवर्नर साहब कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि अगर कोई पैसा देता है तो उसको ठीक से क्रेडिट इवैल्यूएशन होना चाहिए। जब ऐसा पैसा दो कि 66% कंपनियां जिसका डे 1 में एबिटा नेगेटिव हो, एबिटा अगर नेगेटिव हो तो मैं टेक्निकल टर्म्स बोल रहा हूं, तो मतलब कि उसका पैसा बनाना, कंपनी को मुनाफा बनाना इम्पॉसिबल है, कि इसलिए डे 1 में एबिटा नेगेटिव है। तो ऐसी कंपनियों को भी पैसा, 66% ऐसी कंपनियां थी जिसको पैसा दिया गया, वो रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आपको शायद हो जाएगा। अब दूसरी बात है कि क्रेडिट, जो एफडीआई की बात हो रही थी, हमने पूरे उसमें 1/4 ट्रिलियन हमने पूरे 10 साल में लाया था, और अभी आप देख लीजिए हम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि 2024। जफर भाई एक मिनट रुकिए सर, रुकिए नहीं तो फिर वो रह जाएगा। सुमो जी आवाज आ रही है तो कंप्लीट करिए। अच्छा आशुतोष जी, मैं आपको पर्सनली वो भेज दूंगा पूरा डेटा एफडीआई वाला, वो आप उसको ध्यान से देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा, एक्चुअली बहुत अच्छा डेटा। हमारे आपके बीच में कोई द्वंद्व थोड़ी है, नहीं है ना द्वंद्व, पक्का। चलो ये डील हो गई, अभी हमारे आपके बीच में कोई द्वंद्व नहीं है। सुमो जी का मूल प्रश्न पे आते हैं, बेसिक क्वेश्चन जो लोगों को समझ में आया। जफर जी तो पता नहीं कहाँ एबिटा पे पहुंच गया। सर वो सब हमारे दर्शक थोड़ा इस समय ये समझना चाहते हैं कि काम हुआ कि नहीं हुआ है। सुमो जी। नीरज जी, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि आप जो चीजों पे गवर्नमेंट का जिसमें गवर्नमेंट कर चुके हैं काम, वो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो मैं मानता हूं कर चुके हैं, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के काम में सबसे बड़ी जो शुरुआत से ही, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, जीएसटी रिफॉर्म्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, और उसके साथ बैंकिंग सेक्टर में एनपीए को सही तरीके से दिखाना, ये जो पूरा कैपिटल रिफॉर्म्स का जो सिलसिला चला है, ये मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। और इसी की वजह से अभी आप देख रहे हैं कि इस बार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते बावजूद भी आरबीआई को टेंशन में नहीं आना पड़ा। क्योंकि हमारे जो बैंकिंग सेक्टर में जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, किसी बैंक्स में कोई स्ट्रेस उस तरह से नहीं है जो आरबीआई को कंफर्ट दे रहा है। और ये बहुत ही बड़ा चीज है अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस वक्त हालत देखें, जहां पे किसी भी वक्त किसी भी बैंक का सिर्फ एक र्यूमर की वजह से किसी मिनट में पूरा डिपॉजिट बेस विड्रॉ हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा, मैं मानता हूं, एक डेवलपमेंट है जिसके लिए सरकार अब सही मायने में अपना कंग्रेचुलेशन दे सकते हैं, कि कह सकते हैं बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन ठीक उसी तरह से इतने बड़े मेजॉरिटी पे आने वाले एक सरकार जो कैपिटल रिफॉर्म्स में इस तरह से काम लाए हैं, उसी तरह से लेबर रिफॉर्म्स जो हमारा दूसरा पहलू था रिफॉर्म्स का, उस पर बिल्कुल ही काम नहीं हुआ है। और मैं मानता हूं कि जितना प्रगति अगर हम इस तरीके से कैपिटल में कर चुके हैं, कैपिटल रिफॉर्म्स में, अगर उस तरह से लेबर रिफॉर्म्स की तरफ अगर देते, सरकार के पास मेजॉरिटी था, उस मेजॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए अगर करते, तो भारत में एक बहुत बड़ा, जो हम रिफॉर्म्स की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, एक बहुत बड़ा एक स्रोत तैयार हो। ये एक बहुत बड़ा सक्सेस और साथ में एक बहुत बड़ा फेलियर मैं मानता हूं इस 9 साल की है। बाकी बहुत सारी छोटे बड़े बहुत सारी चीजों में रिफॉर्म्स हुए हैं, चेंजेस हुए, कुछ में नहीं हुए, लेकिन ये दोनों चीजों को देखते हुए कि जितना बढ़िया तरीके से अगर कैपिटल में रिफॉर्म्स कर सकते थे, तो उसी तरह से लेबर में और खासकर हम जब बात करते हैं सुमो सर, इस पॉइंट में मेरा आपसे एग्रीमेंट है। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, जफर भाई आप भी सुनिएगा और सारे लोग सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुमो जी ने रखा है। अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात करता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगी। आशुतोष जी आप सुनिएगा सर,
पिछले 75 सालों में, अब आप मेरे को अभी उधर मत जोड़ दीजिएगा, डेटा के हिसाब से बोल रहा हूँ, लास्ट 75 ईयर्स में सिंस इंडिपेंडेंस $14 ट्रिलियन हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, ठीक है। और इसमें से 50% लास्ट 9 ईयर्स में, सोच रहे हैं आप, 50%। तो $7 ट्रिलियन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है वो पिछले 9 साल में आया है, अप टू फाइनेंशियल ईयर 2022। ये पॉइंट इसलिए मैंने रखा कि जो मैं शुभमय जी से मेरा एग्रीमेंट है कि देखिए अभी इतने $1 ट्रिलियन का कैपेक्स हो रहा है, 25 लाख करोड़ का तो प्राइवेट कैपेक्स हो रहा है। कैपेक्स मतलब सरकार, मतलब कंपनियां फैक्ट्री लगा रही हैं, एक ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड, मशीनें खरीद रही हैं, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। उसके बावजूद अगर उस तरह से जॉब नहीं क्रिएट हो रहे हैं तो प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, ऑटोमेशन का ज़माना है, AI का ज़माना है, रोबोटिक्स का ज़माना है, इसलिए एक नई पॉलिसी आपको लेबर की तरफ रखनी पड़ेगी, वरना इतने बड़े कैपेक्स के बाद भी अगर उस तरह से जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है जैसे आशुतोष जी देखना चाहते हैं, तो ये एक गंभीर सवाल है जिस पे सभी को सोचना पड़ेगा। किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, जिस ऑटोमेशन के ज़माने में हम जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद लौट के आते हैं, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक। स्वागत है एक बार फिर से आपका और सभी मेहमानों का स्वागत है। आज चर्चा हो रही है कि 9 साल में सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या है। हमने शुरुआत में काफ़ी बात की है, 40 मिनट तक करीब, और अब हमारे पास 12 मिनट है और मैं सारे मेहमानों को बराबर समय बांट देता हूं। तो मैं हर्षवर्धन शुरू करता हूं, फिर आशुतोष जी, फिर शुभमय जी, उसके बाद राजनीतिक प्रवक्ताओं के बाद। हर्षवर्धन जी 2 मिनट है आपके पास, बताइए। अनम्यूट करिए, पहले अनम्यूट करिए। हाँ, सबसे पहले तो वही बात जो आशुतोष जी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार बहुत कम हुआ है, तो आशुतोष जी ये बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। करीब 30 लाख नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग में गई हैं, लेकिन कब गई हैं? 2011-12 से 2017-18 के दौरान। जो लेबर फोर्स सर्वे है वो क्या कह रहा है? वो बता रहा है कि 2020-21 में 5% मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है और 2021-22 में 8%। और यहां एक बात और समझना जरूरी है कि इस सरकार ने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की है उसमें 14 सेक्टर में लगातार निवेश बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, और उसके आंकड़े इसमें शामिल नहीं, क्योंकि 2022 में 8% है, तो इसका मतलब कि 10% के ऊपर की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हम देखेंगे। ये पहली बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जिसको मुझे लगता है कि और ध्यान से लोगों को सुनना चाहिए, एक ऐलान सा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जोखिम लेने वाला था। उन्होंने कहा कि हम किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे। 22 तो बीत गया, दोगुना हुई नहीं और कभी हो भी नहीं पाएगी किसानों की आमदनी। ये कड़वी बात कहने जा रहा हूं, क्योंकि इस देश में कुछ खेती किसानी के जो फर्जी ठेकेदार हैं उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को लागू नहीं होने दिया, किसान को उसकी उपज की कीमत नहीं लेने दी। यानी इंडस्ट्री वाले तो एमआरपी पर काम करेंगे, किसान को एमएसपी में रहना है, और एमएसपी कितनी ली जा सकती है आप समझ ही सकते हैं, देश का बजट कितना है, कितनी चीजें होती हैं। एमएसपी बहुत बढ़ा दी है भाई, गेहूं की एमएसपी जो है 1350 से 2125 हो गई, धान की 1310 से 2040 हो गई। बिल्कुल हो गई, लेकिन उसके बावजूद नीरज जी एमएसपी सोल्यूशन नहीं है। तो ये भी जानना जरूरी है कि अगर कृषि कानून लागू नहीं होंगे, ये बड़ा सुधार नहीं होगा, तो किसान की आमदनी दोगुना नहीं होगी। इसमें और एक लाइन सिर्फ आखिरी बात, जब 2004 से 14 के आंकड़े की बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार 2004 तक थी उसने जो चेंजेस किए थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, पावर सेक्टर रिफॉर्म कहते हैं, टेलीकॉम रिफॉर्म कहते हैं, उन सब की वजह से पहले कार्यकाल के 4 सालों में तेजी दिखी। 2008 के बाद लगातार गिरावट है। आशुतोष जी 2 मिनट, कृषि वाले में तो आपका एग्रीमेंट है, उस पर छोड़ दीजिएगा आगे, और दूसरी बात बताइए। नहीं, मैं पहली बात तो जो अभी हर्षवर्धन जी कही मैं उन्हीं को कंट्राडिक्ट करता हूं। ओके। क्योंकि 2017 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 51.3 मिलियन जॉब थे और 2023 में घट के हो जाते 35.6। इसका मतलब ये कि 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अकेले मैं माइनिंग सेक्टर के बारे में जा ही नहीं रहा हूं। ये फैक्ट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा, मेरा अब तक कोई डेटा नहीं। और ये कोलेट होता है, कोलेट इसलिए होता है कि एनआरजी में जो है, जो ये लॉकडाउन के बाद जो लोग जाते हैं
वो वापस शहरों में उतनी संख्या में नहीं आती, इसलिए एनआरजी का डेटा 2 करोड़ लोग एनआरजी में हो जाते हैं। इसका मतलब जो डेटा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको बता रहा हूं वो यहाँ पे कंफर्म होता है। एनआरजी अपडेटेड नहीं बता रहे हैं, एनआरजी का भी डेटा उलट चुका है सर। एकदम डेटा उलट चुका है, आप पुराना डेटा पढ़ रहे हैं, ये कोरोना के तुरंत बाद का है। आप चेक करिए, ये डेटा उलट चुका है। हर्षवर्धन कंप्लीट कर लेने दीजिए। 2022-2023 एनआरजी में 6.19 करोड़ फैमिलीज एम्प्लॉयड हैं। 2014-15 में 4.14 करोड़ फैमिलीज रजिस्टर्ड थी। ये डेटा आप चेक कर लीजिए। दूसरी बात, अभी जो बातचीत की गई क्रेडिट क्राइसिस, नीति आयोग के अध्यक्ष ने क्या बोला था कि आजादी के बाद की सबसे बड़ी क्रेडिट क्राइसिस। मेरा कहना है, राजीव कुमार जी के बाद भी उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए। सीएमआई का डेटा कहता है कि 2018 में 45 साल की सबसे बड़ी जॉबलेसनेस। कोरोना के ठीक पहले वाले क्वार्टर में भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी घट के 3.58% लगातार 8 क्वार्टर में इकोनॉमी नीचे गई थी। और ये मैं लॉकडाउन के पहले की बात बता रहा हूं। इसका मतलब यह कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इस सरकार ने लाके पैदा कर दिए हैं। नहीं, और तो एक मिनट, अब मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए जल्दी। 2 मिनट टाइम है आपके पास, 1.5 मिनट हो चुके हैं। जो लॉकडाउन के दौरान आके कंबाइन। दूसरी बात, डिजिटाइजेशन का इतना ड्रामा किया जाता है इस देश के अंदर। हकीकत यह कि 2014-15 में डिपॉजिट्स जो डिजिटाइजेशन का था करेंसी जीडीपी रेशियो जो था 11.6% था। 2021-22 में 13.7। इसका मतलब यह कि डिजिटाइजेशन के बावजूद भी करेंसी जीडीपी रेशियो बढ़ रहा। अब ये इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? इसका मतलब यह कि डिजिटाइजेशन का भी ये ड्रामा किया जा रहा है, हकीकत कुछ और है। अगर ड्रामा नहीं होता तो ये 11.6% घट के 6.6% होता, ये बढ़ के 13.7% नहीं होता करेंसी जीडीपी रेशियो के हिसाब से। तो इसलिए मैं कहता हूं हर सरकार कुछ ना कुछ अच्छा काम करती। मैंने तारीफ भी की, मैंने कहा कि टॉयलेट जो स्वच्छ योजना थी बहुत शानदार योजना थी, इसमें कोई दो राय नहीं। जनधन योजना बहुत शानदार योजना थी। और जो जीएसटी योजना हो गया टाइम किस तरीके से लागू किया उससे भारत की जो एसएमई सेक्टर है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। मुझे इसको देख के ऐसा लग रहा है कि मैं एक पूरी एक सीरीज करूंगा 5 दिन की, एक टॉपिक पे एक बहस 1 घंटे होगी, क्योंकि समेट ही नहीं पा रहा हूं। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, इसलिए मेरे पास जितना डेटा था मैंने कलेक्ट किया आपके लिए। नहीं, आपने सर बहुत अच्छा किया, मैं इस पर सीरीज करूंगा। लेकिन सुम्मा जी आप जल्दी से 2 मिनट में, उसके बाद फिर जफर जी और सुजाता जी फटाफट। देखिए इसमें एक चीज मैं जोड़ दूं, आशुतोष जी, जो आप जो वॉलपॉक नंबर लेके आप करते हैं ना एनालिसिस, उसमें कॉन्टेक्स्ट आप मिस कर देते हो। आप जबकि आप खुद ही दावा करते हैं कॉन्टेक्स्ट जोड़ना चाहिए। आप पीडब्ल्यूसी की लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ी आपने? पढ़ी कि नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी ना, मैं बता देता हूं आपको। अरे भाई अरे सर सुनो ना, आप मेरी बात, इंडिया का डेटा दे रहा। अरे सर मेरी बात तो सुन लो प्रभु। सर बात तो सुन लो, यही तो दिक्कत है आप लोगों की, आप बात नहीं सुनते हो। यूपीआई का ट्रांजैक्शन 90% होगा 2 साल के अंदर, और ये मेरा डेटा नहीं है, और ये सरकार का भी डेटा नहीं कि उनका दावा खारिज कर दो आप। ये पीडब्ल्यूसी का डेटा जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, परसों आया। मैं कह रहा हूं सुबह जी से पूछ लीजिए कि करेंसी जीडीपी रेशियो बढ़ा या घटा। जब सुमो जी की बारी, सुमो जी बताइए सर, बताइए। करेंसी जीडीपी रेशियो घटा या बढ़ा, बस नहीं मैं पूछ। अब सुमो जी का सर 2 मिनट उनका समय प्लीज। 2 मिनट में करेंसी वाला सवाल हम छोड़ ही देते हैं। हाँ, करेंसी छोड़िए सर, मेन में आइए करेंसी वाला। फिर मैं एक ही चीज बताता हूं आपको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम बाकी देशों की तुलना में जितना चल रहे हैं वो कंपैरेबल लेवल के कंट्रियों से मोर और लेस सही लेवल पे ही चल रहे हैं, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा चलने का गुंजाइश था क्या? आज सबसे बड़ा सवाल का मुझे लगता है मोटा मोटी सभी का वही डिस्कशन था। वो पॉसिबल इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर हमने हमारे जो लिमिटेड रिसोर्स है उसको हमने लगाए हैं उसमें, तो इसीलिए एचडीआई में हमने जैसे टोटल अगर शेयर ऑफ जीडीपी में हेल्थ और एक्सपेंडिचर, हेल्थ और एजुकेशन दोनों को देखे तो वो 2015-16 में करीब 6.6% था, वो अभी उठ के 8% हुआ है। उससे ज्यादा जाने का चांसेस नहीं था। और वही आपको बार बार बातें आ जाती है कि बजटरी प्रोविजंस फॉर हेल्थ वगैरह इन सब चीजों में करना चाहिए, न्यूट्रिशन में करना चाहिए वगैरह, बट ये सारी चीजें तभी आएंगे जब ज्यादा रेवेन्यू आएंगे। रेवेन्यू आने का एक बहुत बड़ा जरिया है कि हम एग्रीकल्चर को टैक्स करें, ये एक बहुत बड़ा चीज है, राइट रिच एग्रीकल्चर का टैक्स करने का। दूसरा लीकेजेस को ब्लॉक करने का। ये दोनों चीजों पर, यानी कि जो गवर्नमेंट्स में हम जब कहते हैं कि रिफॉर्म्स में स्ट्रेंथ रहना चाहिए, ये दोनों चीजों पे मुझे लगता है एडिक्वेट बहस नहीं हुआ है। एक चीज जिसमें सच में बहुत काम हुआ है
जिसकी बात अभी नहीं हो रही है, वो है पावर सेक्टर रिफॉर्म सच में अपना रिजल्ट दिखाना शुरू किया है, और 25 साल के एफर्ट के बाद ये एक बहुत बड़ा सराहनीय चीज है। तो मैं इसी पॉइंट जी मेरा तो पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व काम हुआ है। कोई भी आदमी इस पे कितनी भी बहस कर ले वो उसको साबित नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें वाकई काम हुआ, इसमें कोई डिनाई करने वाली जरूरत नहीं है। पावर में बहुत काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ जहां पे काम नहीं हुआ वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि जो लेबर का हमारा डिप्लॉयमेंट है उसकी रीथिंकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से ऑटोमेशन एआई अब आ रहा है उसमें एक नए तरीके की सोच, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखनी पड़ेगी, वरना ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। सुजाता जी आप करिए, उसके बाद सबका एक साथ जवाब दीजिए। एजुकेशन में जो हुआ है, अच्छा सुजाता जी एक चीज बताइए, आप इसमें जो रखना चाहती पॉइंट संक्षेप में रखिए। जी जब हम बात करते हैं ना ग्रोथ की, तो परसेंटेज वाइज भी ग्रोथ की बात कर लेनी चाहिए। बिल्कुल कि यूपीए की सरकार में कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ, कितना परसेंटेज एक्सपेंशन हुआ, हर सेक्टर में अगर आप परसेंटेज वाइज बताएंगे और कंपैरिजन करेंगे तो ही सही होगा। मैं डेटा में इस वक्त इसलिए नहीं जा रही हूं क्योंकि एक बहुत सारा डेटा आप लोगों ने दिया है। एक डेटा जरूर बोलना चाहूंगी कि चाइना की बात हुई थी, तो उनकी तो इकोनॉमी जो है वो 19.373 ट्रिलियन है, हमारी 3.2 ट्रिलियन है। लेकिन उनकी जब आप ग्रोथ की बात करते हैं 2021-2022 की, तो 2.9% की ग्रोथ हुई, जबकि हमारी 9.5%। तो अगर आप 9.5% बता रहे हैं तो ये भी तो बताइए कि उनका अगर वो कम भी उनका ग्रोथ हो रही है तो उनकी इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है। जब हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, तब कंपैरिजन होगा कि हम इंग्लैंड के या यूके के मुकाबले हम कितना आगे बढ़े हैं, कि प्रति व्यक्ति आय उनकी कितनी है और हमारी कितनी है। केवल आंकड़ों का जो खेल है ना, उससे सही नहीं होता, क्योंकि लोग जो है वो भ्रमित ज्यादा होते हैं। और आखिरी बात मैं जरूर कहूंगी कि जब हम सड़क की लंबाई की बात कर रहे हैं तो क्योंकि 4 लेन हाईवे जो होंगे उसको ये 4 गुना गिन के बताते हैं, तो अगर आप कंपैरिजन पहले से करेंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर पहले 4 किलोमीटर बढ़ा और अब भी 4 किलोमीटर ही बढ़ा होगा तो ये बताएंगे 16 किलोमीटर। तो यही आंकड़ों का खेल है, इस बात को समझना होगा। और आखिरी और सिंपल सी बात है कि अगर इतना कुछ हुआ है तो लोग गरीब क्यों हैं? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पर निर्भर क्यों होना पड़ रहा है? जी 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 देखिए, दुनिया में नंबर 1 कंट्री है भारत पॉपुलेशन पे, चाइना को भी पीछे छोड़ रहे हैं हम लोग, तो ये भी ध्यान देखना चाहिए। एक बात जो आपने कही ना सुजाता जी, कि जो छोटी इकोनॉमीज होती है उनका रन रेट ज़्यादा होता है, तो चाइना से हमारा डेफिनेटली ज़्यादा होगा, लेकिन अभी कुछ समय पहले तक चाइना का रन रेट भी हमसे ज़्यादा था, क्योंकि वो कोरोना की वजह से बहुत डिसरप्शन हुआ है। यूएस वगैरह में 1%, आधा %, 1.5%, यूके में तो मेरे ख्याल में नेगेटिव जनरेट जाएगी, लेकिन उसमें नहीं जाते डेटा में। आज एक बात जफर जी आप बताइए, जो बात सुमो जी ने रखी ना बहुत सीरियस बात है कि लेबर रिफॉर्म्स में सरकार थोड़ा सा, अब पॉलिटिकल रीजंस है, क्या रीजंस आप बताइए, लेकिन उस पर उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था सर। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और आगे आने वाले समय में जो इस तरह से ऑटोमेशन हो रहा है उसमें प्रॉब्लम और क्रिएट होगी। देखिए मैं सबकी बात सुना, मैं धीरे धीरे जल्दी जवाब देता हूँ। पहले एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ जिससे इस बात को कम से कम आप सच मान सकते हैं और इस सारे बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कि 5 सबसे कमजोर दुनिया में इकोनॉमी और आज सबसे 5 मजबूत इकोनॉमी, ये फर्क तो एक आम नागरिक को साफ दिखता है। अब यहाँ पैनल पे बैठे लोगों को दिखता है कि नहीं मालूम नहीं। आपको $250 ट्रिलियन 10 साल में है और एफडीआई और आप 750 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गए हैं 9 साल में। ये आपको दिखता है कि नहीं दिखता, ये अलग बात है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप लेबर पार्टिसिपेशन में हम पेरोल जो मैकेनिज्म है इंडिया में था ही नहीं। पहली बार हमारी सरकार ने इस बात की कोशिश की है कि रियल टाइम बेसिस पे पेरोल डेटा होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कितनी जॉब क्रिएट हुई, कितनी नहीं क्रिएट हुई। बहुत सारे मिनिस्ट्री पहले थे ही नहीं इस पे, अब सबको हम एक साथ जोड़ रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में ऑन रियल टाइम बेसिस हम कितनी नौकरियां जुड़ी, कितनी नहीं। आज ईपीएफओ के नंबर, बहुत सारे नंबर पे हमको करना पड़ता है। और जो अभी कोई कह रहा था कि 4 क्वार्टर लगातार जो है जीडीपी जो नीचे आए थे। 1 मिनट में हमें बोलने दिए ना, हमको भी तो जवाब देना है। पता चलना चाहिए कि दुनिया जानती है क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने किया, और कहीं भी दुनिया में उठा के इतिहास देख लिए जहां स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बड़े होते हैं, जीएसटी जैसे ऐसे रिफॉर्म्स, तो उस वक्त टेम्पोररी जो है जीडीपी वो दिक्कत आती है। जफर यही तो
मैं कह रहा था रिकवरी आता है इस नहीं आशुतोष जी, बिल्कुल टाइम नहीं एकदम, और इस बात के नहीं आशुतोष जी, अब समय एकदम समाप्त हो रहा है। देखिए मोनेटाइजेशन पे मैं 1 घंटे की बहस कर सकता हूँ आशुतोष जी आपसे 1 on 1। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मोनेटाइजेशन की वजह से इकोनॉमी को नुकसान होना चाहिए। मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आती कि लोग ये बात क्यों कहते हैं। इसका मतलब एक ऐसी करेंसी चल रही थी इस देश में, एक ऐसी पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी जो करेंसी सिस्टम में थी, होनी नहीं चाहिए थी। क्या बात आप लोग करते हैं कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से इकोनॉमी घुस जाएगी। क्यों घुस जाएगी? 1.5 महीने के लिए आपका पैसा केवल ब्लॉक हुआ था, उससे इकोनॉमी खराब हो जाएगी। मैं इस बात को नहीं मानता सर, इस पर आप मुझसे कभी बहस कर सकते हैं। लेकिन इस सरकार की तारीफ जो की है चिदम्बरम जी ने, वो मैं इसलिए अंडरलाइन करना चाहता हूं कि वो बहुत बड़ी बात है। सुब्बो जी उसको तस्दीक करेंगे कि इस सरकार ने डेफिसिट मैनेजमेंट का जो काम किया है, वो तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और वित्त मंत्री जी भी कहते हैं कि इस सरकार ने डेफिसिट कंट्रोल किया, जो कि बहुत जरूरी था, अदरवाइज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते। लेकिन फिलहाल आज समय एकदम समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। अब इस पर मैं एक सीरीज शुरू करूंगा, क्योंकि एक विषय पर अगर इतनी ज़्यादा बातचीत की गुंजाइश है तो इस पर 4-5 शोज बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए।